अगली सुबह अनसर जागा तो मास्टर हमीद स्कूल जा चुके थे। दवा के ज़ेर असर वो खासी देर तक सोया रहा था। अलबत्ता नींद पूरी होने की वजह से वो ख़ुद को हल्का फुल्का हशाश बशाश महसूस कर रहा था। रात की बारिश की वजह से मौसम भी बेहद खुशगवार था। हल्की हल्की ठंडी हवा दिल को मसरूर कर रही थी। अनसर ने नाश्ता किया और गांव के अकलौते बाज़ार की तरफ चल पड़ा। जहां रियासत की दुकान थी वहां दुकान में ही वो मौजूद था। उसकी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। दुकान का सारा कामकाज इसके मुलाजिम ने संभाला हुआ था। अनसर सलाम करके दुकान के अंदर दाखिल हुआ और रियासत की कुर्सी के साथ पड़े बेंच पर बैठ गया। हाल अहवाल पूछने के बाद अनसर ने रियासत को गुज़श्ता रात अम्मा का बताया एक एक लफ्ज़ सुना दिया। रियासत हैरत ज़दा उसकी बातें सुनता रहा। मेरी बात का तो तुझे यकीन नहीं आया? उम्मीद है अब अम्मा की बातें सुनकर कान खुल गए होंगे, रियासत ने तंज़िया अंदाज़ में कहा। यकीन आ गया है यार, बहुत अच्छी तरह यकीन आ गया है, अनसर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। नहीं मत कर यकीन, एक बार और जाके मिला अपनी खाला नेक बख्त से, रियासत ने इसे चिढ़ाते हुए कहा। अच्छा तो फिर तैयार रहना, आज रात को दोबारा चलते हैं, अनसर ने मसनूई गुस्से से कहा। भाई तूने जाना है तो जा शौक़ से, मुझे माफ़ी दे, रियासत ने घबरा कर कहा। इससे अंदेशा था कि अगर अनसर ने इरादा कर लिया तो वो दोबारा नीली हवेली के तरफ जाने से कभी नहीं चूकेगा। मजाक कर रहा हूँ जानी, अनसर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मेरी तौबा, मैं तो मजाक में भी ऐसी बात ना करूं, रियासत ने बदस्तूर घबराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। दोनों बातें कर रहे थे कि दुकान पर ग्राहकों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। रियासत भी मुलाजम के साथ ग्राहकों की तरफ मुतवज्जो हो गया। इसे मसरूफ़ देखकर अनसर ने इसे शाम को अपने घर आने की दावत दी। रियासत के हामी भरने पर वो दुकान से निकला और घर की राह ली। इसकी दुकान से निकलकर अभी अनसर चंद कदम ही चला था कि बारिशी पानी का कीचड़ उड़ाती एक डाला गाड़ी तेज़ी से गुजरी। अनसर ने ख़ुद को कीचड़ से बचाने की कोशिश की, जो बेसूद रही। अच्छा खासा कीचड़ इसके कपड़ों पर आ गिरा। उसकी पैंट कीचड़ से लिथड़ चुकी थी और शर्ट पर भी काफ़ी छींटे पड़े हुए थे। गुस्से से उसके तन बदन में आग लग गई और तो कुछ न सूझा, उसने डाले पर ज़ोरदार मुक्का जड़ दिया। अंधे हो क्या? अनसर पूरी कुव्वत से चिल्लाया। इसका जी चाह रहा था कि ड्राइवर को उसकी हरकत पर अच्छी तरह सबक सिखा दे। मुक्के की ज़रब पड़ने से डाला रुक गया। अगले ही लम्हे इसमें से 4 हट्टे कट्टे आदमी छलांगे मार के उतरे और अनसर की जानब बढ़ने लगे। रियासत दुकान के अंदर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। वो भागम भाग बाहर आया और अनसर और उन आदमियों के दरमियान हायल हो गया। छोड़े जनाब, ऐसे वाक़यात हमारे बाज़ार में रोज़ होते हैं। छोटी मोटी बातों पर लड़ना वैसे भी अच्छी बात नहीं है, रियासत ने ज़रा मुअद्दब होकर कहा। अनसर को रियासत के रवैये पर शदीद गुस्सा आया। इन लोगों ने एक तो इसके कपड़ों को कीचड़ से आलूदा कर दिया था, ऊपर से रियासत उनसे अदब से बात कर रहा था। रियासत तुम परे हो जाओ, इन लोगों को इस बदतमीज़ी की माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अनसर ने रियासत को एक तरफ धकेलते हुए गुस्से से कहा। अनसर की बात सुनकर उन चारों के चेहरों पर गुस्से के आसार नमूदार हो गए। अनसर भी पूरी तरह लड़ने भिड़ने के लिए तैयार था। वो चारों उसकी जानिब एक बार फिर बढ़ने लगे। रुको! फ़ज़ा में एक रौबदार आवाज़ गूंजी। आवाज़ सुनकर चारों आदमी पीछे मुड़ के डाले की फ्रंट सीट की तरफ देखने लगे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो सफ़ेद कुर्ते में मलबूस, काला चश्मा पहने, बड़ी बड़ी मूँछों वाला एक शख्स उतरा। अनसर को इसे पहचानने में देर नहीं लगी। वो चौधरी उमरदराज था। बावकार अंदाज से चलते हुए वो इसके करीब आकर रुक गया। चौधरी उमरदराज की नज़रें इसके चेहरे पर जमी थीं। इसने अपना चश्मा उतार दिया। इतनी देर में ड्राइवर भी गाड़ी बंद करके आ गया। ये वही शख्स था जिसके बारे में मशहूर था कि इसका कान बदरूह ने चबाया है।
चौधरी उमर दराज ने पहले अनसर के कपड़ों पर लगी कीचड़ को देखा और फिर इसके चेहरे की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे इसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कौन है ये लड़का? वो अनसर को पहचान नहीं पाया था, हालांकि वो अक्सर अम्मा के साथ उसकी हवेली जाया करता था। इस वक्त वो कम उम्र था, जबकि अब जवान हो चुका था। ये मास्टर हमीद का बेटा है चौधरी साहब। रियासत ने फ़ौरन जवाब दिया। ओह, मास्टर जी का बेटा? चौधरी उमर दराज ने तंज़ी अंदाज में कहा। फिर इसका अदब हम पर वाजिब है। चौधरी साहब ये बाज़ार है, कोई फार्मूला 1 रेस का मैदान नहीं जहां आपका ड्राइवर अंधाधुंध गाड़ी भगाता फिरे। इससे इस बदतमीज़ी की माफ़ी मांगना पड़ेगी, अनसर ने सख्त लहजे में कहा। अनसर की बात सुन के चौधरी उमर दराज के चेहरे पर सख्ती के आसार उभर आए। अब तो हमें सिखाएगा गाड़ी चलाने का तरीका? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे ये सड़क तेरे बाप की मलकियत है। माफ़ी का मुतालबा सुनकर चौधरी उमर दराज को अपनी तौहीन महसूस हुई। अनसर इसके मकाम और मर्तबे का लिहाज किए बगैर भरे बाज़ार में सीना तान कर इसके सामने खड़ा था। आज तक किसी को ऐसा करने की जुर्रत नहीं हुई थी। ऊपर से माफ़ी का मुतालबा इसको गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था, इसलिए वो इतना सख्त जुमला बोलने पर मजबूर हो गया। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सड़क किसी के भी बाप की नहीं है चौधरी साहब। अनसर ने भी तुर्की बे तुर्की जवाब दिया। इस के लिए सबको यहाँ तमीज़ के दायरे में रहकर गाड़ी चलाना चाहिए। अनसर के मुंह से इतने अल्फाज निकलने की देर थी कि चौधरी उमर दराज के आदमी एक बार फिर इसकी जानब लपके, मगर चौधरी उमर दराज ने हाथ का इशारा करके इन्हें रोक लिया। चौधरी उमर दराज की आंखें शोले बरसा रही थीं। इससे इतनी बेबाकी की आज तक किसी ने बात नहीं की थी, इसलिए उसके आदमी भी दांत किचकिचा रहे थे। ख़ुद चौधरी उमर दराज इसे खौंखार नज़रों से घूर रहा था, मगर न जाने क्यों वो इससे मार कुटाई से गुरेज कर रहा था। बड़ी गर्मी है तेरे खून में लड़के, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, चौधरी उमर दराज ने मूँछों को ताव देते हुए कहा। इसका एक आदमी आगे बढ़ा और चौधरी उमर दराज के कान में सरगोशी की। चौधरी साहब, ये वही लड़का है जो परसों रात नीली हवेली की तरफ गया था। चौधरी उमर दराज के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट दार आई। गाँव के हालात ठीक नहीं हैं लड़के, संभल के चला कर और बातें होश में किया कर, वरना इस गांव में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अनसर को पहले ही इसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि रियासत ने इसका हाथ ज़ोर से दबा दिया। ये इस बात का इशारा था कि वो खामोश रहे। अनसर होंठ भींच के रह गया। ये लड़का शायद मुझे अच्छी तरह जानता नहीं है। चौधरी उमर दराज की आवाज़ फिर गूंजी, वरना मेरे आगे ज़ुबान चलाने की जुर्रत ना करता। ये गांव मेरा है और इसकी हर चीज़ मेरी है, ये बात अपने जहन में बैठा लो लड़के। चौधरी साहब, ये यूनान से 10 बरस बाद वापस आया है, इसलिए आपसे अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं, मैं समझा देता हूँ इसे। अनसर के बोलने से पहले ही रियासत ने जवाब दे दिया। इसने बदस्तूर अनसर का हाथ पकड़ रखा था और दबाया भी हुआ था। इसकी पूरी कोशिश थी कि किसी किस्म की लड़ाई और झगड़ा ना हो। अच्छी तरह समझा देना। चौधरी उमर दराज ने अपनी मूँछों को ताव दिया और गाड़ी में जाके बैठ गया। कमीना कहीं का, अनसर ने चौधरी उमर दराज की गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा। रियासत तुम मुझे ना रोकते तो मैं इनके दांत तोड़ देता। अनसर अभी तक गुस्से में भड़क रहा था। गाड़ी चली गई तो इन्हें एहसास हुआ उनके इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। वो अनसर को हैरत से देख रहे थे, क्योंकि आज तक चौधरी उमर दराज से किसी ने ऐसे लहजे में बात नहीं की थी। अनसर वहाँ से घर चला गया। इसने नहा धोकर कपड़े तब्दील किए, चारपाई पर लेटा तो सारा वाक़या उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे चौधरी उमर दराज पर बेहद गुस्सा आ रहा था। अम्मा ने भी इसके बिगड़े हुए मूड को महसूस किया और वजह पूछी, मगर वो टाल गया।
अंसर नहीं चाहता था कि अम्मा किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हो। शाम को रियासत के घर आया तो वो घोड़े बेच के सोया हुआ था। उसने ज़ोर से झंझोड़ कर अंसर को जगाया। वो आंखें मलते हुए उठा। रियासत काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। अंसर यार, बहुत बुरा वाक़या हुआ है। वो अपना चाचा फरमान है ना, इसकी जवान बेटी परवीन अचानक गायब हो गई है। परसों इसकी शादी है। रियासत ने परेशानी के आलम में कहा, चाचा फरमान जो तेरी गली में रहता है? अंसर ने चौंक के पूछा। हाँ हाँ, वही गली में ही अपनी सहेली को मिलने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। रियासत ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, जिस दिन हम नीली हवेली की तरफ गए थे, ये इससे अगले दिन की बात है। घर वालों ने मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझसे बात छुपा ली। अब पता चलने पर मैं चाचे फरमान से मिलकर आ रहा हूँ। दोनों मियाँ बीवी की हालत बहुत ख़राब है यार। परवीन इनकी इकलौती बेटी और मेरी मुँह बोली बहन है। रियासत ने परेशानी के आलम में कहा, अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द ही मिल जाएगी, परेशान मत हो। अंसर ने इसे दिलासा देने की कोशिश की। परेशानी ही की तो बात है अंसर। आज तक गाँव से जो भी अगवा हुआ है, इसका कभी सुराग नहीं मिला। रियासत ने तशवीशनाक लहजे में कहा, क्या मतलब? इसकी बात सुनकर अंसर हैरान हो गया। तुम मेरे साथ थाने चलो, वहाँ जाके तुम्हें सब पता चल जाएगा। अंसर ने फ़ौरन रियासत की तजवीज़ मान ली। दोनों पक्की सड़क से होते हुए मोटरसाइकिल पर थाने जा पहुँचे। थानेदार एहसानुल्लाह अपने कमरे में ही मौजूद था। अंसर ने अंदर दाखिल होकर इसे सलाम किया और उसने खंदा पेशानी से जवाब दिया और आमद की वजह पूछी। चाचे फरमान की बेटी की गुमशुदगी का सुनकर वो भी फ़िक्रमंद हो गया। देखें जनाब, फरमान अली की बेटी की अगवा का मुकदमा दर्ज हो चुका है। हमारी तफ्तीश अभी जारी है। उम्मीद है वो जल्दी मिल जाएगी। थानेदार एहसानुल्लाह ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। थानेदार साहब, 3 दिन हो गए हैं इस बात को, और आपको अभी तक यही पता नहीं चला कि लड़की है कहाँ? अंसर ने चुपता हुआ सवाल किया। देखें जनाब, मैंने पूरे कैरियर में इतना अजीब गांव नहीं देखा जहां वारदात या तो दूर वारदात के सुराग का भी पता नहीं मिलता। थानेदार एहसानुल्लाह ने परेशानी से कहा, आपके कहने का मतलब ये है ये काम कोई सुलेमानी टोपी पहन कर करता है? सड़क पर आपकी चौकी है जहाँ से आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई गुज़र नहीं सकता। अगर मुलज़म यहाँ से लड़की को लेकर नहीं गुज़रा तो यकीनन गांव ही में होगा। फिर भी आपको पता नहीं वो कहाँ है? अंसर को इसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसकी हैरत की वजह भी नहायत माकूल थी, क्योंकि थाना गांव की पक्की सड़क पर वाक़या था, जिसके बाहर पुलिस चौकी बनी थी। चौकी में तैनात पुलिस एहलकारों को हर आने जाने वाले की खबर होती थी। ये मुमकिन नहीं था कि कोई यहाँ से जाए और पुलिस चौकी पर किसी को इल्म ना हो। रियासत के बकौल गांव से इससे पहले भी कुछ बच्चे गायब हुए और इन सब के साथ भी यही मामला हुआ। इसलिए सोचने की बात यही थी कि अगवाकार अगर पुलिस चौकी से नहीं गुज़रे तो फिर इन्हें लेकर कोई कहाँ चला गया है, जिसकी पुलिस को भी खबर नहीं है। आप ठीक कहते हैं जनाब, मगर हम भी इंसान हैं और इंसानों की तरह सोचते हैं। हमारे एहलकार पूरी तरह चौकस होकर ड्यूटी दे रहे हैं। हमारी इतला के मुताबिक अभी तक कोई भी फरमान अली की बेटी को लेकर यहाँ से नहीं गुज़रा और गांव में लड़की की तलाश जारी है। अगर वो गांव ही में है तो जल्द मिल जाएगी। अगरचे अंसर ने इससे कुछ तलख लहजे में बात की थी, लेकिन थानेदार एहसानुल्लाह ने नहायत तहम्मुल से इसे जवाब दिया। आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं थानेदार साहब, लेकिन हमारे गांव से आज तक जो भी गायब हुआ है कभी नहीं मिला। इससे आसमान खा जाता है या ज़मीन निगल जाती है, किसी को कुछ पता नहीं। आप हमारी परेशानी समझने की कोशिश करें। परवीन चाचे फरमान की इकलौती बेटी है। परसों इसकी शादी है। आप नहीं जानते वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। इस बार रियासत बोला। थानेदार एहसानुल्लाह इसकी बातें सुन के खामोश हो गया। इसके पास रियासत की बातों का कोई जवाब नहीं था। आपने कभी चौधरी उमर दराज की हवेली जाकर देखा है? अंसर के इस अचानक सवाल से थानेदार एहसानुल्लाह और रियासत
दोनों ही चौंक पड़े। अंसर ने बिला सोचे समझे ही इसका नाम ले लिया था। हालांकि अपने सवाल के बाद वो खुद सोच में पड़ गया था कि इसने किस बुनियाद पर चौधरी उमर दराज का नाम लिया है। थाने में भी चौधरी उमर दराज ही तुम्हारे असाब पर सवार है। रियासत ने इसके कान में सरगोशी की। चौधरी उमर दराज। थानेदार एहसानुल्लाह ने चौंक कर अंसर की तरफ सवाली निगाहों से देखा। जब परवीन के अगवा की इतला मिली तो उस वक्त मैं इनकी हवेली में ही इनके साथ मौजूद था। इसका इस वारदात से क्या ताल्लुक़? वो मेरे कहने का मतलब था आप तफ्तीश में इससे भी मदद लिया करें। अंसर गड़बड़ाकर बोला। इस वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश जारी है जनाब। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरम जो कोई भी है बच नहीं पाएगा। अंसर और रियासत को जहां मज़ीद ठहरना मुनासिब महसूस ना हुआ, उन्होंने थानेदार से मुसाफिया किया और वापस जाने के लिए मुड़े। ऐन इसी लम्हे थाने के सहन से शोर व गौगा बुलंद हुआ। एक सिपाही भागम भाग कमरे में दाखिल हुआ और बोला, थानेदार साहब, साथ वाले गांव से 2 बच्चे अगवा हो गए हैं। इनके घर वाले आपसे मिलना चाहते हैं। थानेदार एहसानुल्लाह ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। रियासत और अंसर भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घर की तरफ लौटे तो रास्ते में उनका मौजूए सुखन यही था। ये तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है यार अंसर, रियासत ने परेशानी से कहा। तुम्हें शायद मालूम नहीं, दुनिया भर में हर साल 12 लाख बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जाती है। 12 लाख, अंसर ने बताया तो रियासत के मुंह से बेसाख्ता निकला। जी 12 लाख, और इंसानी स्मगलिंग से जितनी दौलत कमाई जाती है इसे सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दुनिया भर में हर साल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से 40 खरब रुपए से ज़्यादा कमाए जाते हैं और हमारे मुल्क का शुमार इस हवाले से बदतरीन ममालिक में होता है। अफसोसनाक बात यह है कि अंदरूनी मुल्क बच्चों की स्मगलिंग के हवाले से कोई भी कानून मौजूद नहीं है। अंसर दम लेने के लिए रुका। बल्कि एक हमारा मुल्क ही क्या, दुनिया के तहजीब याफ्ता कहलाने वाले ममालिक भी इस सफ़ में खड़े हैं। अमेरिका और यूरोप का इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत बुरा है। अगवा के बाद इन बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है, इनसे मज़दूर का काम लिया जाता है, इनके अज़ा की तिजारत की जाती है, हत्ता कि दहशतगर्द इन्हें अपने मज़मूम मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रियासत ने अंसर की बात का कोई जवाब न दिया। उसकी आंखों के सामने चाचे फरमान की बेटी परवीन का चेहरा घूम रहा था। अंसर घर लौटा तो एक और तशवीशनाक खबर इसकी मुंतज़िर थी। रियासत को घर छोड़कर रात गए। अंसर घर पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि इसके घर में चोरी हो गई है। अंसर रियासत के साथ थाने चला गया। मास्टर हमीद और अम्मा चाचे फरमान की खबरगिरी के लिए गए थे। इसी दौरान घर में चोरी हो गई। मास्टर हमीद ने घर वापसी पर चोर को दीवार फलांगते हुए देखा तो इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हट्टे कट्टे चोर ने इन्हें ज़ोर से परे धक्का दे दिया। इस धींगा मुश्ती में मास्टर हमीद दीवार से जा टकराए, जिससे इनका सर फट गया। खून निकलने लगा। खून निकलने से इनके कपड़े भी ख़राब हो गए थे। अंसर ने जल्दी से इनकी मरहम पट्टी की और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लटा दिया। अम्मा एक तरफ खड़ी चोर को कोसने दे रही थी। चोर तकरीबन 2 लाख रुपए नकदी और जेवरात लूटकर फरार हुआ था। अंसर के लिए खुशकिस्मती की बात यह थी कि इसने अपने सारे पैसे बैंक में जमा करवा रखे थे, इसलिए बड़े नुकसान से बच गया। अंसर ने अम्मा को दिलासा दिया और इन्हें दबाना शुरू कर दिया। इसकी आदत थी कि वो सोने से पहले अम्मा को दबाकर सोता था। जल्द ही वो नींद की वादी में उतर गईं। अम्मा के सो जाने के बाद अंसर ने अब्बा की तरफ देखा तो वो बिस्तर पर बेचैनी से करवटें ले रहे थे। अंसर इन्हें दबाने के लिए गया तो वो उठकर दोजानों बैठ गए। इनके चेहरे के तासरात से फ़िक्रमंदी झलक रही थी, जिसे अंसर ने भी महसूस किया। बेटे,
मालो दौलत इंसान की ज़िंदगी में इतनी अहमियत नहीं रखते, मगर हादसात ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। मालो दौलत इंसान फिर कमा लेता है, मगर खुदा ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार ही देता है, इसलिए इसकी हिफाजत करनी चाहिए। अब्बा मैं समझा नहीं, अनसर ने इनकी तरफ देखते हुए कहा। बेटे तुम्हें उम्र दराज से उलझना नहीं चाहिए था। मास्टर हमीद की पेशानी पर परेशानी की शिकनें गहरी हो गईं। ओह, आपको किसने बताया? बस पता चल गया कहीं से। तुम्हें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि मैं भी इसी गांव का वासी हूँ। मुझे गांव के तमाम मामलात की खबर रहती है। अनसर जानता था कि मास्टर हमीद की गांव में अच्छी खासी दुआ सलाम है, इसलिए किसी ने इन्हें ये बात बता दी होगी। मैं तुम्हें सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि आइंदा उम्र दराज से उलझने से गुरेज़ करना, वरना तुम्हारी मुश्किलात में इजाफ़ा हो जाएगा। छोटी चौधरानी के वाक़े के बाद मैंने बहुत कुछ सहा है। गांव में शायद वाहिद शख्स मैं हूँ जिसकी आज तक उम्र दराज से नहीं बनी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है। नहीं चाहता कि तुम्हारी इसके साथ कोई बात बिगड़े। वो बहुत ताकतवर है, कभी भी कुछ भी करा सकता है। इतनी बात करके मास्टर हमीद खामोश हो गए। आपको शक है ये चोरी उम्र दराज ने कराई है? अनसर ने चौंक कर पूछा। मुझे नहीं पता बेटे ये किसका काम है, लेकिन मैंने चौधरानी नेक बख्त की मौत के बाद आवाज़ उठाई तो वो मेरे पीछे पड़ गया था। मुझे नौकरी से निकलवाने की कोशिश की, डराया धमकाया, हत्ता कि मुझ पर हमला भी करवाया। तुम्हारी अम्मा ने रो धोकर मुझे कसम दी कि मैं चौधरी उम्र दराज से उलझना बंद कर दूं। तुम यूनान चले गए थे। मैंने भी सोचा कि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी अम्मा का क्या बनेगा। फिर मैंने हालात से समझौता कर लिया। तुम्हारे यूं अचानक नीली हवेली की तरफ जाने, आज उम्र दराज से तलख कलामी और रात को चोरी की वारदात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। तुम इतनी देर बाद वापस आए हो। हम नहीं चाहते तुम्हें कोई नुकसान हो। मास्टर हमीद के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो अनसर से पेश आने वाले वाक़यात से खुश नहीं थे। इंसान चाहे ख़ुद पहाड़ जितना मजबूत हो, लेकिन औलाद के मामले में तमाम वालिदैन के दिल में हमेशा नरम गोशा होता है। ख़ुद मुसीबत झेल लेंगे, लेकिन औलाद पर हल्की सी आँच भी बर्दाश्त नहीं होती। इस रूह से मास्टर हमीद भी नहीं चाहते थे कि चौधरी उम्र दराज की मुखालफत और उससे टक्कर मुँह लेकर उन्होंने जिन मुश्किलात का सामना किया था वही सब इनका बेटा भी भुगते। वैसे भी वो इनकी अकलौती औलाद थी। अब्बा जान आप फ़िक्र मत करें, आपने हमेशा मुझे हिम्मत और बहादुरी से हालात का सामना करना सिखाया है। शायद इन्हीं खूबियों ने मुझ में तजस्सुस और जज्बे को परवान चढ़ाया है। मैं किसी पर जुल्म और सितम होते बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कोई मेरी तरफ या मेरे ख़ानदान की तरफ उंगली उठाए। अनसर ने मजबूत लहजे में कहा, बेटे हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हम जुल्म का मुकाबला करें। मगर मास्टर हमीद ने बात अधूरी छोड़ दी। अब्बा जान हमने कुछ गलत नहीं किया, मगर फिर भी बहुत कुछ भुगत चुके हैं। आप बस ये बताएं, आपको लगता है हमारे घर में होने वाली चोरी के पीछे चौधरी उम्र दराज का हाथ है? मास्टर हमीद की बातें सुनकर इसे शक हुआ कि कहीं बाज़ार में पेश आने वाली तलख कलामी का बदला चौधरी उम्र दराज ने इनके घर चोरी करा के तो नहीं लिया। यकीन से नहीं कह सकता, मास्टर हमीद बोले। यहाँ तो हर जुर्म इतनी सफाई से होता है कि बड़े बड़ों के दिमाग घूम गए। इसी वजह से हर वारदात पुरअसरार बन जाती है। ऊपर से रही सही कसर नीली हवेली के असेब निकाल देते हैं। ये सारा सिलसिला तुम्हारे यूनान जाने के बाद शुरू हुआ और अभी तक जारी है। मास्टर हमीद परेशानी से बोले। ठीक है अब्बा, आप फ़िक्रमंद ना हो, मैं आइंदा एहतियात करूँगा। अनसर मास्टर हमीद को लटा के सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटा, लेकिन इसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। जब से वो वापस आया था, बेसुकूनी किसी चुड़ैल की तरह उसके साथ चिमटी हुई थी। पहले इसे
वारिस और अकरम की मौत की दहशतनाक खबर मिली। फिर वो हवेली की बदरूह का शिकार होते होते बचा। फिर परवीन का अगवा, चौधरी उमर दराज के साथ इसकी तलख कलामी और अब इसके घर चोरी की वारदात और अब्बा के ज़ख्मी होने से भी वो परेशानी का शिकार हो गया था। किसी डरावनी फ़िल्म की मानद वो नहायत गैर महसूस तरीके से इन वाक़यात का हिस्सा बनता जा रहा था। अंसर एक पढ़ा लिखा और मजबूत इरादे का मालिक जवान था। उसके बाप ने इसकी दीनी और मुआशरती बहुत अच्छी तरबियत की थी। इसने ख़ुद पर बीतने वाले और दूसरों की ज़ुबानी सुने तमाम वाक़यात पर ठंडे दिलो दिमाग से गौर करना शुरू कर दिया। इसके यूनान जाने से वापस आने तक हालात बहुत गैर मामूली तौर पर तब्दील हो चुके थे। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, अंसर के मुंह से बेसाख्ता निकला। सोने से पहले अंसर ने फ़ैसला कर लिया कि आइंदा वो हत्तुल इम्कान चौधरी उमर दराज से उलझने से गुरेज करेगा। मगर फिर एक और वाक़या हो गया जिससे गांव में तहलका मच गया। उमरदीन जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था, मगर उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बीवी शहर के सिविल अस्पताल में एक हफ्ते से ज़ेर इलाज थी। इसकी तबीयत में बेहतरी आते ही उमरदीन को कुछ फुर्सत मिली थी तो उसने घर चक्कर लगाने का प्रोग्राम बना लिया। इसे अपने बच्चों की बेहद फ़िक्र लाहक थी जिसे उसकी बूढ़ी माँ संभाले हुए थी। अस्पताल में मुसलसल रहने की वजह से वो बहुत थकन महसूस कर रहा था। इसकी ख्वाहिश थी कि वो हफ्ते बाद घर जाके एक तो अपनी नींद पूरी कर ले, दूसरा नहा धो के नए कपड़े पहन ले। इसी बहाने अपने घर वालों की खबरगिरी भी कर लेगा और ताज़ा दम भी हो जाएगा। इसने अगले रोज़ फिर वापस अस्पताल जाना था क्योंकि इसकी बीवी के कुछ टेस्ट होना अभी बाकी थे। इसे ख़राबी किस्मत कहें या कुछ और, जब वो नहर किनारे अड्डे पर पहुंचा तो रोशन नगर गांव जाने वाले तमाम तांगे और गाड़ियां वापस जा चुकी थीं। इसके सामने अब एक तारीक मंजिल थी। बादल नखास था, वो पैदल चल पड़ा। पुलिस चौकी पर पहुंचा तो गांव जाने वाला रास्ता बंद था। उसने चौकी के अंदर झांक कर देखा तो एक पुलिस एहलकार ऊँग रहा था। उमरदीन ने आवाज़ें देकर इसे जगाया। उसने उमरदीन को पहचान लिया तो रास्ता खोल दिया। उमरदीन आगे बढ़ा तो गांव जाने के लिए उसके सामने दो रास्ते थे। एक पक्की सड़क जो गाड़ियों और तांगों वगैरह के लिए मुख्तसर थी और दूसरा कच्चा रास्ता खेतों के बीचों बीच पगडंडी। दोनों रास्ते गांव की तरफ जाते थे, मगर दूसरा रास्ता इसे ज़्यादा मुफीद नज़र आया क्योंकि वो काफ़ी मुख्तसर था। अगर वो पक्की सड़क का रास्ता इख्तियार करता तो इसे दुगना से भी ज़्यादा फासला तय करना पड़ता। बहुत ज़्यादा थका होने की वजह से इसने खेतों से होते हुए गांव जाने का फ़ैसला किया। क्योंकि वो अस्पताल में काफ़ी दिनों से अपनी बीवी की तीमारदारी में मसरूफ़ था, इसलिए गांव में रूनमा होने वाले हालिया वाक़यात से बिल्कुल बेखबर था। बहरहाल इसने पगडंडी पर कदम रख दिए। अपनी ही सोचों में मगन वो चला जा रहा था। कभी बीवी का ख्याल आता, कभी माँ और बच्चों का, जिन्हें देखे इसे एक हफ़्ता बीत गया था। कुछ दूर चलने के बाद इसे महसूस हुआ चौकी के बल्ब से आने वाली रोशनी पीछे रह गई है। चाँद की मदम रोशनी बहरहाल इस काबिल थी कि वो घर जाने में इसकी रहनुमाई कर सके, इसलिए वो उसके आसरे पर चला जा रहा था। रास्ता अगरचे दुश्वार नहीं था, मगर फिर भी वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। उमरदीन ने पगडंडी पर चलते चलते निसफ़ रास्ता तय कर लिया था तो इसे दूर से गांव में जलने वाली इक्का दुक्का बत्तियां आसमान पर चमकते तारों की तरह रोशन नज़र आने लगीं। उसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और अपनी रफ्तार तेज़ कर ली। कुछ दूर जाने के बाद अचानक इसे सस्कारी की आवाज़ सुनकर अपने कदमों को लगाम डालना पड़ी। पगडंडी के बीचों बीच एक काला नाग फन फैलाए बैठा था। चूँकि बरसात का मौसम था, इसलिए ऐसे मौसम में जहरीले कीड़े मकोड़ों का ज़मीन से बाहर निकल आना मामूली बात थी, लेकिन ऐसे खौफनाक
सांप से इसका वास्ता पहली बार पड़ा था। गांव की रोशन लाइटें देखकर इससे जो इत्मीनान नसीब हुआ था वो यकदम से गारत और काफूर हो चुका था। इसकी जगह अब उसके पूरे जिस्म में खौफ सरायत कर चुका था। इसने शी की आवाज़ निकालकर सांप को रास्ते से पीछे हटाने की कोशिश की, जो बेसूद ठहरी और वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। उमरदीन ने मुड़ के पीछे देखा। एक लम्हे को इसके दिल में ख्याल आया कि वो इसी रास्ते से वापस जाके पक्की सड़क पकड़ ले, लेकिन दूसरे ही लम्हे ये सोचकर इसका दिल डूबने लगा कि इतना फासला तय करने के बाद वो वापस जाए और फिर पक्की सड़क का तवील रास्ता इख्तियार करे। इस सूरत में इसे अच्छी खासी देर हो जाती। ऊपर से जिस कदर वो थकन का शिकार था, इस ख्याल को अमीनी जामा पहनाना इसके बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने वापसी के ख्याल को जहन से झटक दिया। नाग फन फैलाए पगडंडी के दरमियान में बैठा था और किसी सूरत उमरदीन की हालत पर तरस खाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा था। उमरदीन ने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया ताकि इसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी मदद से वो सांप को रास्ते से हटा सके। इसको कोशिश बारआवर हुई और उसकी कोशिश बारआवर हुई और इसे पगडंडी के किनारे एक पौधा नज़र आया। इसने आओ देखा ना था हो इसे उखाड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी सी ज़ोर आजमाई के बाद वो इसे उखाड़ने में कामयाब हो गया। अगरचे वो इसकी मदद से नाग का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी इसने एक कोशिश करने का फ़ैसला कर लिया। इसने शाखदार पौधे को सांप की आंखों के सामने लहराकर आवाज़ निकालना शुरू कर दी, लेकिन इसका ये अमल इसके गले पड़ गया। उसका उल्टा असर हुआ और काले स्याह सांप की सिसकारियों की आवाज़ मज़ीद तेज़ हो गई। उमरदीन इसकी आंखों के सामने पौधा लहराता लहराता ख़तरनाक हद तक इसके करीब चला गया था।